आवाज आ रही है भाई? गुड आफ्टरनून सबको। चैट में बताइए क्या सबको आवाज आ रही है, फिर मैं दिखाई देता हूँ। सबने नॉट मी और फ्लावरिंग प्लांट का असाइनमेंट बना लिया 103 क्वेश्चन का। अब उसके सॉल्यूशन देने का समय आ गया। आज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। असाइनमेंट बनाया है सबने 103 क्वेश्चन वाला? यस और नो? चलिए मैं दिखाई देता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। नो बिप्लव, क्यों? क्यों भाई नो? और कौन है ये? नो हा बनाए यनूर असलाम। और कौन है ये नो में? संजीत, जितेंद्र। झापड़ मारो एक अपने आप को। नावेद, घर आके नहीं मिलेगा बेटा। नावेद जी, घर आके ना मिलो। असाइनमेंट जो मिलो ना, वो ऐप पर मिलो, इवन टेलीग्राम पे डाल दियो। जब तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं तो जीवन में भी कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं बनाया तुमने? हाँ, क्यों नहीं बनाया? हाफ क्यों बनाया प्रीति? गलत बात है। आज शाम तक सारा पर असाइनमेंट 103 क्वेश्चन का हो जाना चाहिए। उसका सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा आज, और अपने आंसर्स मिला लेना। अगर वो असाइनमेंट तुम पूरा बना लेते हो तो एनाटॉमी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये तो महामक्कारी टाइप का काम है तुम्हारा। यस। नहीं मिला बेटा, घर आके नहीं मिलेगा। समीर, कहां मिला था भाई? कहां मिला था असाइनमेंट? बताओ जल्दी से। मनीष कुमार, 11th बर्बाद नहीं होता है। तूने पढ़ा नहीं है ठीक से। टेलीग्राम पे भी मिला था, ऐप पर भी मिला था। ऐप पर मिला था, ऐप पर भी मिला था। यस, कल ऐप पे भी अपलोड हुआ है बेटा। तुम लोगों को मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ऐप में पीडीएफ वाला सेक्शन देखते नहीं हो। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। एक बार फटाफट से बताओ, ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? आज हम क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पहला चैप्टर ले रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो कृपया चैट में बताइए क्या आपके साथ ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? किस तरीके से 12th में जाने वाले हैं? कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना? ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, आज आप शाम तक वो असाइनमेंट कर लें, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। मैं घर आके पिटाई करूंगा 2-4 की तो। हाँ सर। हाँ, कंटाप उड़लिस, उड़ता हुआ कंटाप आएगा। मैं उम्मीद करूंगा शाम तक सभी बच्चे असाइनमेंट पूरा कर लेंगे, सभी तरह के बच्चे। यस सर, लिविंग वर्ल्ड बचा है, वो बीच में करा दूंगा एक दिन, किसी दिन। एक सिंगल लेक्चर में ही कराऊंगा बेटा, क्योंकि उसमें से वो वाला पार्ट हट गया आपका। 1 या 2 मैक्सिमम, है ना? यस। अब यहां से हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि इस मंथ में हम लोग ये वाला चैप्टर खत्म करके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर देंगे। अगले मंथ में जनवरी में उसको फिनिश करके, और मॉलिक्यूलर जो है ना, जैन के लास्ट तक हम मॉलिक्यूलर फिनिश कर दें अगर, तो जनवरी के लास्ट तक अगर हम ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो फरवरी में बाकी का सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि यही 3 चैप्टर आपके बड़े हैं और इसमें ज्यादा वेटेज है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं। इससे आएगा मान लो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर और मेंडेलियन से आएंगे आपके 13 क्वेश्चन। 13 और 4 17 हो गए। तो टोटल अगर आप देखो बॉटनी में मान लो 50% से थोड़ा कम, मतलब 17 क्वेश्चन टोटल 100 में से इन चैप्टर से आएंगे। ठीक है? यस, ठीक है। जेनेटिक्स में बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो बोलेंगे कि सर जल्दी करा दो, 2 लेक्चर 4 लेक्चर में नहीं कराऊंगा। जेनेटिक्स में डिटेल पढ़ाऊंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिससे याद हो चीजें। आज लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमने लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक क्या है इसमें? इसमें टॉपिक हम एंथर की बात करेंगे। पहले टॉपिक लिख देता हूं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पिस्टिल की, फिर हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। यस, ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन में एक टॉपिक आ जाता है उसके लास्ट में, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। उसके बाद हम एक टॉपिक की बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। फिर हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की। टॉपिक के सिर्फ नाम लिख रहा हूं।
फिर हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, एंडोस्पर्म के बारे में। फिर हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, और लास्ट में एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये चैप्टर खत्म होगा इन टॉपिक्स के साथ। क्वेश्चंस के नंबर बढ़ने चाहिए इस चैप्टर से। हाँ, मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर से इस साल 4 क्वेश्चन आने चाहिए, और एक क्वेश्चन इस पार्ट से हर साल आता है, और इस साल भी आना चाहिए एक क्वेश्चन यहां से। एक क्वेश्चन मुझे लगभग यहां से मिलता है, एक क्वेश्चन ये लास्ट वाले पार्ट से मिलता है, अब एक बीच में कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। लास्ट 2 पार्ट डिस्कस करिए। क्यों करिए भाई, क्वेश्चन खुद से कर लेना, उसके सब डिस्कस करता रहूं। आज स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर, ठीक है। कुछ तो कुछ किया करो। मैं एक काम करूंगा ना, वो जो 103 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके दे देता हूं आज आपको, ताकि आप आज ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एनाटॉमी की। यस और नो? यस सर, यस, हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट कर रहे हैं। चैट प्राइवेट कर देते हैं। चलिए, तो एक बार टॉपिक के नाम डाल लो, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एंजियोस्पर्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आज का गोल है, मैं आपको एंथर के बारे में पढ़ाऊंगा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाला, मतलब मेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। व्हाट आर एंजियोस्पर्म? क्योंकि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरी बात सुने ध्यान से। हमने जब बेटा प्लांट किंगडम पढ़ा था, आप इधर देखो बेटा, प्लांट किंगडम में हमारे पास एल्गी थी, याद है सबको? ब्रायोफाइट थे। यस, एल्गी हैप्लॉइड होती है, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या थे? टेरिडोफाइट थे। टेरिडोफाइट कैसे प्लांट होते हैं सर? डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। फिर हमारे पास जिम्नोस्पर्म थे। क्या थे? जिम्नोस्पर्म थे। यस, उसके बाद हमारे पास एंजियोस्पर्म आए। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं। तो एंजियोस्पर्म का हमने क्या पढ़ा था? सुनो ध्यान से सुनो बेटा। एल्गी में मियोसिस कहां होती है? कौन बच्चा बताएगा? मियोसिस कहां होती है एल्गी में? कौन बताएगा चैट में? बताओ भाई, एल्गी में मियोसिस कहां होती है? प्लांट किंगडम से लिंक है चैप्टर। एल्गी में मियोसिस कहां होती है सर? जाइगोट में। 4 एक्सेप्शन पढ़ी थी इसकी। कौन सी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, और एक डिप्लॉन्टिक एल्गी फ्यूकस। यस, बहुत बढ़िया, सांबास। इसमें मियोसिस कहां होती है? इसमें मियोसिस कहां होती है? किसी को याद है? कैप्सूल। इसमें मियोसिस कहां होती है? स्पोरेंजिया। मियोसिस इन स्पोरेंजिया। और इसमें मियोसिस कहां होती है? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया। यस और नो? यस। अब अगर आपको याद हो, स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन कोन। याद है? कोन में प्रेजेंट है। यहां भी मियोसिस कहां होगी? एंजियोस्पर्म में। यहां भी कहां होती है? स्पोरेंजिया में होती है। और स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन फ्लावर। प्रेजेंट इन फ्लावर। तो हम बेटा एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इसका नंबर सबसे ज्यादा है। मोस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। यस और नो? यस सर। दूसरी बात, एंजियोस्पर्म का हमने क्या पढ़ा था? हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। कौन से चैप्टर में? हमने स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। यस, और फिर मैंने एनाटॉमी पढ़ी। यस, ये मेरे पास चैप्टर 6 था और ये मेरे पास चैप्टर 5 था। अब मुझे इसकी क्या पढ़नी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे क्या पढ़नी है इसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे किसमें? इन क्लास 12th में। एक्चुअल में क्या है बेटा कि एंजियोस्पर्म अर्थ पर बहुत ज्यादा संख्या में है,
उनके स्ट्रक्चर के लिए एक अलग चैप्टर था, मॉर्फोलॉजी के लिए एक अलग चैप्टर, एनाटॉमी के लिए एक अलग चैप्टर, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक प्रॉपर चैप्टर है क्लास 12th में, जो ये चैप्टर है। और हम ये पढ़ेंगे क्योंकि हमारा फोकस किस पे रहेगा, फ्लावर में, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम ये समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कहां होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या इन्वॉल्व है, फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। और फ्लावर में क्या होता है बेटा, फ्लावर हैव स्पोरेंजिया, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो मेरा पूरा फोकस किस पे रहेगा, फ्लावर पे रहेगा इस चैप्टर में। आपके एनसीईआरटी ने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुशी में, गम में, हर तरह से यूज होता है। और यह भी बोला है कि फ्लावर ऐसे ही नहीं बन जाते, फ्लावर बनने से पहले छोटी सी बड बनती है, उसके बाद फ्लावर बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं थोड़ा सा प्लांट किंगडम से लिंक कर रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। व्हाई वी आर डूइंग अ डिफरेंट सेपरेट चैप्टर फॉर एंजियोस्पर्म, क्या सोचा एनसीईआरटी ने, क्योंकि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा मिलने वाली स्पीशीज है। ये कहां लिखा है, ये बात लिखी है आपके पास कहां पर, बताओ, ये बात लिखी है आपके पास कहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यस, फ्लावरिंग प्लांट में, यस, बताइए, ठीक है बेटा, यस। हाँ, नोट करना है बेटा, नोट करना है। नोट कर लीस, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो मुझे इस चैप्टर में ये बात करनी, क्या मैं एक बार रिवाइज कर दूं आपको, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, याद करो, याद करो, स्पोरोफाइट क्या होता है, याद है किसी को, एक बार रिवाइज कर लेना फटाफट से। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस स्पोर, कैसे, बाय मियोसिस से। गेमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्या बनाता है, प्रोड्यूस गैमेट, प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। मुझे बताओ, टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 2 मिनट लगेगा। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट है, जिसको आप प्लांट बोल रहे हो, जिसको आप प्लांट बोल रहे हो, मेन प्लांट, मेन प्लांट क्या है मुझे बताओ, स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट है, कौन बताएगा। मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है। तो इसका मतलब यह हो गया कहीं ना कहीं स्पोर बनने चाहिए, यस 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 यस। ठीक है, स्पोर बनने चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं स्पोर कहां बनेंगे, यही तो बताया पीछे, मैंने कहा कि एंजियोस्पर्म में कहां स्पोर बनेंगे, एंजियोस्पर्म में स्पोर्स कहां बनेंगे, स्पोर्स फॉर्म इन फ्लावर, कहां बनेंगे, फ्लावर में। यही इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में मुझे यही चीज आपको सिखानी है, बस यही चीज सिखानी है। आपको पता है ये मेरे पास थैलेमस है, यस सर, ये मेरे पास एंथर है, यस सर, ये मेरे पास पिस्टिल है, यस सर। तो स्पोर्स फॉर्म इन फ्लावर किसके अंदर, इनसाइड स्पोरेंजिया। मुझे एक चीज बताओ, किस बच्चे को पता है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम में क्या फर्क है, कौन बच्चा बताएगा। स्पोरेंजिया का मतलब एक, स्पोरेंजियम का मतलब मैनी। तो मेरे पास यहां पर
छोटे स्पोरेंजिया होते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, एक से ज्यादा है, माइक्रोस्पोरेंजियम मैनी, ठीक है। और यहां पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल है, मान लो कई ओव्यूल होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर मियोसिस होगी। हमारा फोकस यही है, हमारा फोकस यही है, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, इनके अंदर मियोसिस होके क्या बनेंगे, गैमेट। मियोसिस होके क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, नहीं, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर। फिर स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। और फिर गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमेट। तो स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इसमें कई सेल्स होते हैं, तो यहां क्या लिखोगे, माइटोसिस। यस, ये चैप्टर में चलने वाला है, ये चैप्टर में चलने वाला है। फोकस बन रहा है। ये चैप्टर कह रहा है कि हम प्लांट किंगडम की ही एक्सटेंशन है, हम प्लांट किंगडम से ही थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होते हैं, टेरिडो जिम्नो एंजियो डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। उनमें मियोसिस कहां होती है, स्पोरेंजिया के अंदर। तो माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जब मियोसिस होगी तो क्या गैमेट बन जाएंगे, नहीं, उससे बनेगा स्पोर। स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनाएंगे और गैमेटोफाइट से हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स। क्लियर है, यस। तो अगर तुमसे कोई बोले, तुमसे अगर बेटा कोई बात बोले, देखो एक अच्छा क्वेश्चन यही होता है जो समझदारी से किया जाए। प्लांट में मियोसिस से गैमेट नहीं बनते, प्लांट में मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर। तो प्लांट्स में क्या होता है, मियोसिस क्या देती है, मियोसिस गिव स्पोर। पहली स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट टू, प्लांट्स में माइटोसिस देती है गैमेट, माइटोसिस ऑफ गैमेटोफाइट। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूं, पोलन ग्रेन एक गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक एक गैमेटोफाइट है, ये लोग गैमेटोफाइट है, इनसे गैमेट बनता है, इनसे गैमेट बनता है। तो माइटोसिस ऑफ गैमेटोफाइट गिव गैमेट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यस सर, दोनों ठीक है, बहुत बढ़िया, यस। ये बहुत लॉजिकल बात है जो हमें समझनी है, ठीक है। चलें आगे, स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, दोनों पेजेस लिखने हैं, हाँ सर दोनों लिखने हैं। एक बेसिक है, आइडिया है कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, फ्लावर पढ़ाऊंगा, और मैं इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने कुछ स्टेजेस होते हैं, उनकी बात करूंगा। यस, यस। और ये चैप्टर इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये प्लांट किंगडम से ही आगे बढ़ गया है। प्लांट्स में मेरे पास मियोसिस से स्पोर बनते हैं, स्पोर की अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे होगे, तो वहां मियोसिस से क्या बनता है, स्पर्मेटिड। तो क्या स्पर्मेटिड की माइटोसिस होती है, मुझे एक चीज बता, मियोसिस 1 और 2 पूरा होके क्या बनता है, स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड की सिर्फ डिफरेंशिएशन होके स्पर्म बन जाता है, क्या इसकी माइटोसिस होती है, नहीं। तो हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, सिर्फ डिफरेंशिएशन होती है। लेकिन यहां स्पोर की आगे माइटोसिस कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ भाई, उसमें जब मियोसिस हो गई क्या उसकी माइटोसिस हो रही है, उस चीज की नहीं। यस, यस, सोचो सोचो सोचो, यस। अगर आप ध्यान से देखोगे, ओवरी के अंदर ऊगोनिया है, ऊगोनिया की माइटोसिस होके और ऊगोनिया बन सकते हैं। स्पर्मेटिड की मियोसिस, सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया की माइटोसिस से और स्पर्मेटोगोनिया बन सकते हैं। लेकिन जब उसकी मियोसिस होके स्पर्मेटिड हैप्लॉइड सेल बन गए, उनकी फिर माइटोसिस नहीं होती, उनसे तो सिर्फ फिर स्पर्म बनेंगे। हाँ ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको फील होगा अब। हाँ, तो चलिए हम लोग फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो हमारा फोकस यही रहेगा, व्हाट इज फ्लावर। तो आप ये समझे कि हमारे पास क्या होता है, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी, चलिए पूरा फोकस देंगे। एंजियोस्पर्म जो है उसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इस बात में कोई बात, बॉडी इज स्पोरोफाइट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। यस, जब हम कहते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो जाती है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ
मतलब किसकी ग्रोथ? रूट की, स्टेम की और लीफ की। जब कंप्लीट हो जाती है देन क्या बनता है? देन फ्लोरल मेरिस्टेम बनती है। क्या बनती है? फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म होती है। यस यस, ये बताओ क्या बनती है? फ्लोरल मेरिस्टेम बनती है। यस यस, फ्लोरल मेरिस्टेम, या मैं बोल सकता हूं फ्लोरल बड। देख बेटा, फ्लोरल बड फॉर्म होती है। तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि कोई प्लांट है एंजियोस्पर्म येरा, जिसमें ये लीफ है, ठीक है, इसमें मेरे पास ये मान लो रूट है मेरे पास, तो इसमें मेरे पास जब फ्लावर बनने से पहले मैं बोल सकता हूं एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है। एनवायरमेंट बोल सकते हैं जिसे आप डे लेंथ कह सकते हो, दिन की लंबाई। उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा? प्लांट में हार्मोनल चेंज होते हैं। ये हार्मोनल चेंज क्या है बेटा? आप याद करो, फ्लावर लाने के लिए मुझे कौन सा हार्मोन चाहिए? फ्लोरिजन चाहिए। फ्लोरिजन बनते हैं और फिर फ्लावर बनने से पहले मेरे पास क्या बन जाती है? ऐसे एक बड बनती है, इस तरीके से बड बनती है, इसको फ्लोरल बड कहते हैं। और फिर फाइनली मेरे पास क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। फाइनली मेरे पास क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। फाइनली मेरे पास क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। ये मेरे पास क्या बन गया? फ्लावर। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया? फ्लावर। ये मेरे पास क्या बन गया? फ्लावर बन गया। समझ में आ रहा है? तो आपकी एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और फ्लोरल बड बनती है जो फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर मैं आपसे पूछूं हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? फ्लावर क्या है बेटा? फ्लावर डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वो कौन सी जनरेशन का पार्ट है? वो किस जनरेशन का पार्ट है सर? स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। यस और नो? यस सर। अब जब हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें, मैं इसको ड्रॉ नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसको अपने क्या बोलते हैं? देखो इधर देख बेटा, इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं और क्या बोलते हैं सर? ये ड्रॉ करना नहीं जरूरत है, थैलेमस बोलते हैं। ये वाला क्या है? ये पेटल्स हैं। ये वाली क्या है? सेपल्स हैं। तो इस वाले पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? असेसरी। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? असेसरी। चाहो तो मैं लिख देता हूं, इसको लिख जरूर देता हूं। मान लो हमारे पास ये सारे पार्ट्स हैं, चलो बना ही देते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, चलो देख ही लो। होता क्या है कि कुछ बच्चों को परेशानी होती है इन चीजों से, कि जब वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो उनको दिक्कत होती है। ये देख, ये मेरे पास थैलेमस था, ये वाला। यस, और ये क्या है? उसकी पेडिसल है, पेडिसल, या इसको अपने क्या बोलते हैं? स्टॉक। यस, यहां तक ये थैलेमस हो गया। ये क्या है? सेपल है। ये क्या है? पेटल है। तो ये कौन से पार्ट थे? असेसरी। हमारा इन पर कोई फोकस नहीं है। ये वाला पार्ट क्या है? स्टेमन। और ये वाला पार्ट क्या है? पिस्टिल। हमारा फोकस इस पे है, इन पे फोकस है, क्योंकि ये वाले पार्ट कौन से? असेंशियल। तो अब हम क्या करेंगे? इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है। पर आपकी एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में जो लिखा है, जो आपके काम का नहीं है, उन्होंने ये लिखा है कि फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा नहीं होते, कभी बनते हैं। फ्लावर क्या होते हैं? अपना दुख, अपना प्यार, अपना एक्सप्रेशन को करने के लिए, मतलब अपने को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। फ्लावर बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है। फ्लावर में मेरे पास असेंशियल और असेसरी वर्ल्स होती हैं। उनमें से हमारे काम की कौन सी है? असेंशियल वर्ल है। फ्लावर बनने से पहले कुछ ना कुछ क्या होते हैं? हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरल बड बनती है, फिर फाइनली फ्लावर बनता है। यस, ठीक है। बताओ भाई, वो उस सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा? यस, उन सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए अपने ने इसको जल्दी से बता दिया। अब हम चैप्टर पे चलेंगे, पर हम ये बात करने वाले हैं। ये दिख रहा है? हाँ भाई, ये सबको दिख रहा है? बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, डिसीजन हो जाता है कि फ्लावर बनाना है। कैसे? कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, और मेरे पास क्या बन जाती है? फ्लोरल प्राइमोडियम। जो बड बोली है ना, फ्लोरल प्राइमोडियम है। क्लियर है?
और फिर मेरे पास क्या बन जाता है फाइनली, फ्लोरल बड, देन फ्लावर बन जाता है। दिख रहा है सबको? ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर और पिस्टिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और क्या बेटा मेरे पास बाकी। तो अब हमें इन पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा फोकस जो ज्यादा दिख बेटा, ये क्या कह रहा है, इन फ्लावर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट के सर्कल को क्या बोलते हैं, वर्ल को एंड्रोशियम, फीमेल वाले को गाइनोशियम। ठीक है, तो अब हम यहां से चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आएंगे। यस, यहां से क्वेश्चन आएंगे, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपके दिमाग में आपको क्या बैठना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बाहर कोई ट्री है, वो एंजियोस्पर्म है, तो वो उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है, उसके सारे सेल डिप्लॉयड है लीफ के, स्टेम के, रूट के। उसके हैप्लॉइड सेल्स कहां मिलेंगे, एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, पिस्टिल के अंदर, ओव्यूल के अंदर। ये याद रहेगी बात, बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। यस, यस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। देखिए भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होता ना क्लास 12 का, तो वहां ये 3 स्टेप प्रॉपरली पढ़ाए जाते हैं। तो 3 स्टेप में हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो होता है, आप इनके बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी बात करेंगे, एंथर की, और फिर उसमें गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट कैसे बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की। किसकी बात करेंगे, पिस्टिल की। पिस्टिल पता है सबको, अरे पता है पिस्टिल, हाँ या ना, इतना तो पता होगा, हाँ सर। फिर हम बात करेंगे पॉलिनेशन की, यस, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर की। फिर हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें 2 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जिनको इन्हीं के बीच में पढ़ा दिया जाता है। उनका नाम है, उनका नाम है मेरे पास, एक तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, और एक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 टॉपिक हैं जिनको हम यहां पर आपके पास बता देंगे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या होगी, ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन की बात करेंगे। सिनगैमी और किसकी बात करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन की। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्या करना है, ये चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इवन ह्यूमन में, 3 स्टेप होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहला, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले चेंज, जैसे ह्यूमन में क्या चेंज होता है, हाँ, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, गैमेट्स डेवलप करते हैं, ये सारे स्टेप क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है। फिर जब फ्यूजन होती है गैमेट्स की, वो फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यस और नो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से। ठीक है, फ्रूट, सीड, और यहां पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस, यस, एंड पॉलीएम्ब्रियोन। नोट करना है, यस सर, 100% नोट करना है। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से। ठीक है बेटा, चलिए चलिए जल्दी से चलिए, फास्ट। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। वाई यू आर सैड सर? मैं सैड हूं? नहीं, सैड नहीं हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के स्निप्स साथ में लगा लिए। देखिए मेरी बात देखिए, हम पढ़ रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेमन। हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमारे पास, इसको ध्यान दे बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर, और इस स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं फिलामेंट। दोनों को मिलाकर हम एक कॉमन नाम देते हैं स्टेमन। क्या नाम देते हैं? स्टेमन। यस यस। एंथर कैसा दिखता है? अब बाइलोब, बाइलोब मतलब ऐसा लगता है दो लोब हैं उसमें, जैसे एक ये लोब है, ये दूसरा लोब है, ऐसा लगता है। एंड टर्मिनल, टर्मिनल मतलब आखिरी पार्ट पर अटैच होता है। टर्मिनल पार्ट है किसका? ऑफ फिलामेंट का। तो फिलामेंट के आखिरी हिस्से पे लगता है। अब ये मेरे पास फिलामेंट है, देख बेटा, ये मेरे पास फिलामेंट है। तो सबसे पहले मैं फिलामेंट की बात करूंगा। सबसे पहले अब मैं किसकी बात करूंगा? फिलामेंट की, जो मेरा स्टेमन का पहला पार्ट है। मुझे बता, फिलामेंट का ये वाला एंड यहां क्या अटैच है? एंथर। और ये फिलामेंट यहां किस पे अटैच होगा? इसे कहेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये फिलामेंट का ये वाला एंड, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल, क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल एंड। और इस वाले एंड को कहते हैं डिस्टल। तो आपने क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? ध्यान से देखें, आप देख मेरे इधर देख, इधर देख। ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट पतला है, थिन है, स्लेंडर है। थिन स्लेंडर एक ही बात है। और कैसा है? धागे जैसा है। यस और नो? यस। इसके इस वाले पार्ट पर एंथर अटैच है, तो ये वाला एंड है डिस्टल। ये वाला एंड जो थैलेमस पे लगा हुआ था, थैलेमस पे, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल। तो हम ये लिखेंगे, इट इज थिन, थिन मतलब पतला, स्लेंडर, यस, एंड थ्रेड लाइक, धागे जैसा है। प्रॉक्सिमल एंड पर क्या अटैच है? प्रॉक्सिमल एंड पर क्या अटैच है? थैलेमस अटैच है। क्या अटैच है? थैलेमस। यस और नो? यस सर। और डिस्टल एंड पर क्या होता है बेटा? डिस्टल एंड पर एंथर है। अब आप में से कितने बच्चों को यह बात याद है? आप में से कितने बच्चों को यह बात याद है? ये वाली बात याद है अच्छे से, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। काफी सारे प्लांट्स में एंथर ऐसे, उसका फिलामेंट यहां लगता है थैलेमस पे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिस पे ये पेटल्स हैं, ये क्या है? पेटल्स हैं। तो जो एंथर है उसका फिलामेंट इस पर पेटल पे अटैच होता है। कौन सी पेटल है भाई? ये रही, ये जो पेटल है ना, इस पे अटैच होता है। ये देख मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये देख यहां अटैच है ये, और ये थैलेमस पे अटैच है, और कुछ में टैपल पे होता है। तो थैलेमस और पेटल कौन सी फैमिली थी? सोलेनासिएई। यस। और टैपल कौन सी फैमिली थी? लिलिएसिएई। यस यस, याद आया? ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई जो इस चैप्टर से जोड़ सकते हैं उस चैप्टर को। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि फिलामेंट की लेंथ वेरिएबल हो सकती है। लेंथ ऑफ फिलामेंट इज वेरिएबल। और आपने पढ़ा भी है, एक फैमिली थी जिसमें अनइक्वल लेंथ के स्टेमन थे। कौन सी फैमिली थी सर? सर वो तो थी मस्टर्ड की फैमिली। याद आया? यस सर, यस सर, शाबाश। तो बहुत सारे बच्चों को याद है, ये अच्छी बात है। एक ब्रायोफाइट लिख रहा है, ब्रासिक एसिड था, नालायक। हाँ, तो हम यहां पर एनसीईआरटी भी साथ के साथ देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टेमन में दो पार्ट हैं, एक लॉन्ग पतला धागा है, स्टॉक स्ट्रक्चर, धागे जैसा पतला धागा है,
दैट इज फिलामेंट, और एक टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर है एंथर। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड कहां जुड़ा है, कहां जुड़ा है, या तो पेटल पे जुड़ा है या थैलेमस पे, लिखा थैलेमस या पेटल पे। ठीक है, क्लियर है। और लेंथ हमारे पास क्या हो सकती है, वेरिएबल। चले आगे, यस क्लियर है। तो एनसीईआरटी की ये लाइनें क्लियर है हमारे पास, यस। हाँ, ब्रायोफाइट लिख रहा है पापी, फ्लावर होते हैं ब्रायोफाइट में। अगर ऐसा होगा तो मार्केंशिया कितना खुश होता है ना, स्फेगनम की तो मौज आ जाती। हाँ, चल नोट कर जल्दी से, जल्दी नोट कर, चल नोट कर, आगे चल रहे हैं। अब हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंथर के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी कर। हाँ, तुझे हंसी नहीं आती तो रोया कर, रोना तो आता होगा ना, आजा। हम बात करेंगे डिटेल ऑफ एंथर की, लिख लिया, लिख रहे हो, एंथर के डिटेल की बात कर रहे हैं, जल्दी करना बेटा, ये लिख लो जो लिख रहे हैं, जल्दी लिख लो, लिख लो बेटा। हाँ सर, हो गया भाई, चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं एंथर कैसा दिखता है, मुझे बता, देख एंथर कैसा दिखता है। सर ऐसा दिखता है, एंथर तुझे ऐसा दिखता है। ठीक है, एक ये हिस्सा दिखता है और ऐसे दूसरा हिस्सा दिखता है। तो हम ये लिखेंगे, अ टिपिकल एंथर, टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा है, बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है। अब मैं क्या करूंगा, इस एंथर को ऐसे काट दूं, इस तरीके से काट दूं, ये इसकी यहां फिलामेंट है, छोटा सा फिलामेंट भी दिखा दिया, ऐसे में काट दूं। लोब का क्या मतलब, ये देख, ये मेरे पास इसकी एक लोब है, ठीक है, ये एक लोब है, और ये मेरे पास इसकी सेकंड लोब है, तो दो लोब हैं। एक लोब ये है और एक लोब ये है, बाई लोब है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे काट दिया, काटने के बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये रहा वो लोब, ये एक लोब है ये वाला, ये दूसरा लोब है। तो काटने के बाद कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है बेटा, काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हमने कहा ना एक लोब ये है, मान लो मैं इसको ऐसे काट के ऊपर से देख रहा हूं तो इस तरीके का दिख रहा है। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास हर एक लोब में, ये एक लोब है ये दूसरा लोब है, हर एक लोब में कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं, इनको कहते हैं थीका। तो यहां पर मेरे पास थीका होता है, लेयर्स होती है, तो ये थीका है, यहां पर भी क्या है, थीका है। तो हम लिख सकते हैं ईच लोब, हर एक लोब में, ईच लोब हैव टू थीका। तो दो थीके को क्या लिखोगे, एक शब्द यूज करते, डाईथीकस। यहां थीका का मतलब होता है परत, लेयर्स। तो इस तरह की कुछ लेयर्स बनती है, तो दो थीका, एक ये थीका हो गया, एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया, ये दूसरा थीका हो गया। तो हर एक लोब में दो थीका होता है, यस और नो, बताओ जल्दी से बेटा, यस और नो। अब मेरी बात सुनो, अब आप अगर ध्यान से देखो तो आप एंथर में देखोगे ये एक लाइन है। मेरी बात समझ, इधर देख बेटा, ध्यान से मेरी तरफ देखियो, मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे। मान लो ये मेरे पास एक एंथर है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपको तो सिर्फ ये चीज दिख रही है ना, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो पूरी लंबी लाइन दिखेगी, यस।
और मैं क्या बोल रहा हूं समझ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये मेरे पास ये है, ऐसे तो ये इसी तरीके का दिखेगा, लेकिन मेरे पास एक लंबी लाइन होती है, लाइन, ये लाइन ऐसे एक लंबी लाइन होती है यहां पर, ये देख इधर देख, ये एक लंबी लाइन होती है जो पूरी ऐसे गई होती है, इधर देख बेटा, ये देख मेरी तरफ देखा, ये एक थीका यहां, एक थीका यहां, ये पूरा एक लोब है, और इस थीका को इस थीका से ये लाइन अलग कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इधर देख, दोबारा देख, मान ले ये तेरे पास एक लोब है पूरा, ठीक है, मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया, इधर देखियो मेरी तरफ देख, इस तरीके से मोड़ दिया, तो मेरे पास, अगर तू देख रहा है वहां से, मेरे पास क्या दिख रहा है, देख ध्यान से देख, मेरे पास क्या दिख रहा है, देख ऐसे देख, ये एक थीका हो गया, एक थीका नीचे, और ये एक पूरी लाइन बन रही है ना, ये देख, ये एक लाइन है, ये लाइन है ना, ये वाली बीच में, ये लाइन, ये इसको और इस हिस्से को अलग कर रही है, तो यही चीज दिखा रहा हूं, ये जो लाइन है ना, ये नीचे तक गई है, ये वाली, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव शब्द कहां पढ़ा था सेल साइकिल पे? तो हम ये लिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव किसको सेपरेट कर रहा है? सेपरेट टू थीका, दो थीका को सेपरेट कर रहा है, और वो लेंथ वाइज है, नीचे से ऊपर, नीचे तक गया हुआ लेंथ वाइज है। मैं ये बात कह रहा हूं, इधर देख बेटा, मैं ये बात कर रहा हूं, देख मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान ले ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये ये यहां पे देख, ये देख, ये वाली लाइन, ये वाला, ये देख, ये वाली लाइन, ये नीचे तक गई है ना, तो ये एक तरीके से ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं, जो इस थीका को इस थीका से अलग कर रहा है, इस थीका को इस थीका से अलग कर रहा है। यस, समझ में आ रहा है? बोल बेटा। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ये है, ये दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये जो किसको सेपरेट कर रहा है? इस थीका को इस थीका से, और यहां थीका पे, मेरी बात समझ ध्यान से बेटा, अब क्या होगा मेरे पास, क्या होगा, जो ईच लोब है, ईच लोब जो होगा उसमें मेरे पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्या होंगे? दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। यस, और जो एंथर होता है, एंथर होता है जब उसका टीएस काटते हैं, व्हेन टीएस इज कट, तो वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देख, जिसके चार कोने हैं, जिसके एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चार कोने हैं, तो टीएस इज कट, वो कैसा दिखता है? टेट्रागोनल दिखता है। कैसा दिखता है? टेट्रागोनल अपीयर होता है, और उसमें मेरे पास इस तरीके से, जहां थीका है वहां एक गोल स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, जिसकी लेयर होती है, और इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कैसा अपीयर होता है? सर्कुलर। सर्कुलर। एक बार डायग्राम में देखेंगे, फिर से देख, देख इधर समझ में तरफ, ये एक लोब था, ये दूसरा लोब था, मैंने ऐसे काट दिया, काटने के बाद मेरे पास एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, इसमें ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये थीका है, इस थीका पर ये गोल वाले को माइक्रोस्पोरेंजिया कह रही है। देख, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, तो एंथर ऐसा है, इसको कह रहे हैं टेट्रागोनल, और माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा है? गोल, सर्कुलर है। और यहां पर ये जो लाइन है इसको क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। इसको क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, जो नीचे तक गई हुई है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोल बेटा, बोल। यहां तक समझ में आ रहा है? ये बिंदी बिंदी के आगे बताऊंगा, पॉलन ग्रेन है। यहां तक क्लियर है? पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं। तो आपने क्या क्या, देखो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नीट में क्वेश्चन आएगा, मैं हर साल प्रेडिक्ट करता हूं, शायद इस साल आ जाए। हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट ए टू थीका, बी टू लोब। अगर दो लोब को सेपरेट करता तो यहां होता, यहां होता, थीका को सेपरेट कर रहा है यहां और यहां, तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, 2017-18 में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला 2017 में आया था।
ये प्रॉक्सिमल एंड वाला नीट 2017 में आया था, ये प्रॉक्सिमल एंड वाला। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ड्रॉ कर लो जल्दी से। यस, ए आएगा आंसर। यस, जल्दी करो, फास्ट, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी से, जल्दी, फास्ट। हो गया, चलिए, हो गया, जल्दी करिए। हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे एक बार एनसीईआरटी देखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी। यस सर, पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये वाला डायग्राम देख बेटा, तुझे दिख रहा लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव? इसमें डायग्राम देख, यहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव ये रहा, और ये रहा लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव। ये एक थीका है, सॉरी एक लोब है, ये दूसरा लोब है। यस यस। और जहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव होता है ना, वहीं से एंथर, देख इधर देख, मेरी बात सुन, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव है, यहीं से एंथर खुलता है। समझ मेरी बात? जैसे मान ले मेरे पास मैंने ये एंथर बना रखा है, इधर समझ, ये एंथर कहां से खुल रहा है मुझे बता। एंथर यहीं से खुल रहा है ना, यहां से खुल रहा है ना, तो लाइन ऑफ डिआइसेंस कहां होती है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव में। क्वेश्चन आ जाए ऐसे, लाइन ऑफ डिआइसेंस का मतलब होता है जहां से एंथर खुलता है। जहां से एंथर खुलता है वो कहां है? ए, बिटवीन, बिटवीन टू लोब, बी एट फिलामेंट अटैचमेंट, सी एट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। भाई क्या एंथर यहां से खुलता है? यहां से खुलता है? नहीं, यहां से नहीं खुलता, इधर से और इधर से खुलता है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वहीं से खुलता ही है एंथर। थोड़ी ये डार्क में कम कर देता हूं लाइट इसकी, ताकि डायग्राम दिखे। समझ में आ रहा है बेटा? यस, ठीक है। चलिए अब एक बार ये एनसीईआरटी और देख लो, एनसीईआरटी देख लो। टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर के दो लोब है, हैविंग टू थीका, ठीक है, डाइथिकस कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाती है जो दो थीका को अलग करती है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे टिश्यूज की बात करेंगे और ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। बाइलोब नेचर ऑफ एंथर, ठीक है, आसानी से कहां दिखता है? ट्रांसफर, यही चीज मैंने बोली थी ना, अगर आपको वो देखना है बाइलोब वाला तो ट्रांसफर सेक्शन में अच्छे से दिखेगा। और वो कैसा होता है? टेट्रागोनल। कैसा होता है? टेट्रागोनल। और हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, कहां पर? 2 इन ईच लोब। अगर मैं बोलूं विच इज नॉट करेक्ट फॉर एंथर, जो टिपिकल एंथर है, टिपिकल नॉर्मल एंथर, ए 2 लोब, बी 2 थीका पर लोब, सी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पर लोब, डी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पर लोब। अब समझ में आ रहा है?
क्या गलत है? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, डी मार्क कर देंगे, देख लो। यस यस सर, कर लेंगे। तो ये वाले चैप्टर की डीप एनसीईआरटी की लाइनें आएंगी, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे बेटा, यंग एंथर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यंग एंथर की स्टडी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिटेल ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन एंथर, उसको स्टडी करते हैं ट्रांसफर सेक्शन में। किसमें स्टडी करते हैं? ट्रांसफर सेक्शन में। उसको हम ट्रांसफर सेक्शन में स्टडी करते हैं। हमने यहां पर ये एंथर लिया, और उसका ट्रांसफर सेक्शन काट के बनाया। ठीक है, हमने इस तरीके से एंथर लिया और उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन इस तरीके से काटकर इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे बाहर वाली जो ये लेयर है, ये सिंगल सेल की होती है। ऐसे ये सेल्स है। मैं इसमें न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूं, पर न्यूक्लियस होगा। सर न्यूक्लियस क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि मैं खाली नहीं हूं। जब तुम खाली हो, घर में फ्री हो, टाइम वेस्ट करने की बजाय बैठ के इन सेल्स में न्यूक्लियस बनाए करना, है ना। खाली बैठे क्या करोगे? फोन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो न्यूक्लियस बनाओ, है ना। कुछ तो तुम जेनेटिक मटेरियल बना रहे हो, है ना। तुम वो काम कर रहे हो जो भगवान करते हैं, न्यूक्लियस बनाने का। आ जाओ, इधर आ जाओ, अब आओ। तो ये सबसे बाहर एक लेयर होती है। इसके अंदर एक लेयर और होती है जो बड़े सेल्स की होती है, थोड़े से सेल्स बड़े होते हैं उसके। ये 2 लेयर बना दी मैंने, ऐसे। ये 2 लेयर बना दी ऐसे। थोड़े बड़े सेल्स हैं। यस, ठीक है। हाँ सर, ये दो लेयर बना दी। अब क्या होता है बेटा, कुछ सेल्स की लेयर ये होती है ऐसे, यहां पर। ये कुछ सेल्स मतलब कुछ लेयर थिक होते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये सेल्स बन जाएंगे। कई लेयर थिक होते हैं, 2 से 3, 1 से 3 बोलते हैं इसको। ये ऐसे ही यहां होते हैं। तो इसकी ये लेयर, इसकी लेयर अलग अलग है। ऐसे ही यहां होते हैं, ऐसे ही यहां होते हैं, ऐसे। यस, ऐसे ही यहां होते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां बीच में भी सेल्स होते हैं, ऐसे। बीच में भी सेल्स होते हैं, ऐसे, जो किसको सेपरेट करते हैं? लोब को। अब मेरी बात और एक और ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। यहां पर एक खास तरह के सेल्स होते हैं, उनको हम कनेक्टिव्स कहते हैं। अब ये कनेक्टिव्स क्या है? सुन, मेरी तरफ ध्यान से देख, इधर देख। ये मान ले फिलामेंट है, ये एंथर है। ये फिलामेंट है और ये एंथर है। अगर ये फिलामेंट इस एंथर के लोब में पूरा ऊपर तक गया होता है ऐसे, और जब तू इसको ट्रांसफर सेक्शन काटेगा तो ऐसे पॉइंट की फॉर्म में दिखेगा ऐसे। मेरी बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो फिलामेंट से वास्कुलर बंडल आते हैं वो यहां आते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए 2 लोब है, इधर देख मेरी तरफ, ये 2 लोब है और नीचे फिलामेंट है, तो वो ऊपर तक गया होगा ना, आर पार तक, कुछ मतलब पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मेरे पास जो फिलामेंट होता है ना, वो यहां पर, यहां मैं दिखाता हूं कनेक्टिव्स की फॉर्म में। जो फिलामेंट होता है ना, वो यहां नीचे अटैच है, लेकिन वहां से जो वास्कुलर बंडल ऊपर तक गए होते हैं वो ये गए होते हैं कनेक्टिव्स। यस, बता, ये समझ पा रहा है? यस। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। मैंने यहां पर लेयर्स के नाम लिखने हैं, आउटर टू इनर। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। ये पहली लेयर है आउटर साइड में। फिर मेरे पास सेकंड लेयर है, उसे एंडोथीशियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। उसके बाद ये सेकंड लेयर हो गई। थर्ड लेयर होती है, इसको कहते हैं मिडल लेयर्स। क्या बोलेंगे? मिडल लेयर्स। ये एक से ज्यादा सेल्स होते हैं इसमें, थर्ड हो गई। यस। अब इसके अंदर एक सेल्स होते हैं जो जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं।
ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, ऐसे इनमें होते हैं ये रे सेल्स, वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसमें, ऐसे इन चारों में, ये रे, ये ऐसे ही इसमें होते हैं, ये रे देख बेटा, ये रे, ये जो सेल्स हैं इनका नाम होता है टेपेटम। ये लेयर जो होती है इसका नाम क्या होता है, ये फोर्थ लेयर है, ये टेपेटम है। ये कौन सी लेयर है, फोर्थ, यस। अब उसके बाद इसके अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, जिनमें मियोसिस होगी। ये वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होगी, ये वो सेल्स होते हैं बेटा जिनमें मियोसिस होती है, सब में होते हैं यहां पर, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली प्रेजेंट डिप्लॉइड सेल्स, यस। इनको हम नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम देते हैं बेटा इनको, इनको हम नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम देते हैं इनको, स्पोरोजिनस टिश्यू। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओ, ये सब डिप्लॉयड है, हाँ सर ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, क्योंकि ये सब स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म एक तरह का स्पोरोफाइट है, उनमें मियोसिस होने से स्पोर्स बनने चाहिए, हाँ सर बनेंगे। स्पोर्स कहां बनेंगे सर, फ्लावर में। फ्लावर में कहां बनेंगे, एंथर में बनेंगे, और पिस्टिल में बनेंगे, ओव्यूल के अंदर। तो एंथर में कहां बनेंगे, एपिडर्मिस में बनेंगे, एंडोथीशियम पे बनेंगे, नहीं। स्पोर बनेंगे किसकी मियोसिस से, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की मियोसिस से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे प्लांट में कहां मियोसिस होती है, वो उसके स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होती है, जो किसके अंदर वाली लेयर, किस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, इस टेपिटम वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो लेयर है ना बेटा, इसको अपने क्या बोल रहे हैं, टेपिटम बोल रहे हैं। इस लेयर के अंदर, सबसे अंदर वाली लेयर के बाद जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज, उन्हें स्पोरोजिनस, स्पोर बनाने वाले टिश्यूज कहते हैं, यस। और ये स्ट्रक्चर है यंग एंथर का, इसमें पॉलन ग्रेन नहीं होता। मेरी बात सुन, यंग एंथर का जब मैं ट्रांसफर सेक्शन काटता हूं तो मुझे 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं। हम ये कहते हैं कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 परतें हैं, 4 लेयर हैं, टेपिटम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस। आप देख पा रहे हैं कि एपिडर्मिस और एंडोथीशियम कॉमन है, मिडल लेयर सबकी अपनी अलग अलग है, और टेपिटम अलग अलग है। और इसके अंदर ये जो सेल्स हैं, ये वाले, इनको हम नाम देते हैं, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, उनको हम नाम देते हैं, ऐसे सेल्स जो मियोसिस करेंगे, उन्हें हम नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। कोई डाउट है यहां तक, बताओ, कोई डाउट है, जल्दी बताओ, कोई डाउट है यहां तक। क्या स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड होंगे, नहीं सर डिप्लॉइड होंगे। क्यों डिप्लॉइड होंगे, क्योंकि वो स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। जब तक मियोसिस नहीं हो जाती, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, स्पोरोजिनस टिश्यू आर डिप्लॉयड, क्योंकि वो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। किसका पार्ट है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है बेटा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है, तो वो डिप्लॉयड टिश्यू है, यस। यस, नोट करेंगे जल्दी से, फिर मैं लेयर्स के बारे में बताऊंगा, जल्दी करेंगे बेटा। ठीक है बेटा,
ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं लेयर्स ऑफ यंग एंथर की। ठीक है, सबसे पहली लेयर बताओ। हमेशा हर जगह सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। आप लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ा है एपिडर्मिस के सेल्स कैसे होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज है, अरेंज है और सिंगल लेयर है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, एपिडर्मिस का मेन रोल प्रोटेक्शन है। मेन रोल क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक, और हम आउटर टू इनर बता रहे हैं। आउटर टू क्या बता रहे हैं बेटा? इनर बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेयर मेरे पास एंडोथीशियम है। यहां पर थोड़ा सा आपको मेरी बात पे ध्यान देना पड़ेगा। इधर देख बेटा, हमने ये ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ किया था। मेरा फोकस, मेरी तरफ फोकस रखियो। मैंने ये सेल्स जो बनाए ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं। यस, थोड़े बड़े साइज के जो सेल्स अंदर बनाए हैं ये एंडोथीशियम है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं तेरे को बेटा? मेरे पास जो ये मैंने बाहर सेल्स बनाए हैं ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं। ये सेल का काम सिंगल लेयर है, प्रोटेक्शन है। मैंने जो थोड़े बड़े साइज के सेल्स बनाए ये एंडोथीशियम है। तो एंडोथीशियम के सेल्स जो हैं थोड़े लार्ज साइज के हैं, लार्ज साइज के हैं। दूसरा मैं इन सेल्स को ले लूं, दूसरा मैं क्या करूं? ध्यान से सुन बेटा, मेरी बात सुन। इन सेल्स को मैं ले लूं, जैसे मैंने ये बना दिया एंडोथीशियम, देख ये एंडोथीशियम बना दी। तो एंडोथीशियम की जो ये वाली वॉल है, ये वाली, ये रेडियल वॉल है और ये वाली वॉल जो है टेंजेंशियल वॉल है। यहां पर सेलुलोज की थिकनिंग होती है, सेलुलोज होता है और उस सेलुलोज में पानी भरा रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या होता है बेटा? सेलुलोज की थिकनिंग होती है। सेलुलोज की क्या होती है? थिकनिंग होती है इन एंडोथीशियम की वॉल में। एंडो किसकी वॉल में? थीशियम की वॉल में। समझ ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सर दोबारा बता दो, बता रहा हूं, इधर देख। ये जो सेकंड लेयर है ना, इसको तुम बोल रहे हो एंडोथीशियम। इसके सेल्स में यहां सेलुलोज की थिकनिंग है। होता क्या है कि सेलुलोज पानी एब्जॉर्ब करता है। लकड़ी पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, लकड़ी सेलुलोज की बनी है। ये पानी एब्जॉर्ब करके सेल का साइज बढ़ जाता है। लेकिन जब पॉलन, जब ये एंथर सूखता है तो एंडोथीशियम का साइज छोटा हो जाता है। एंडोथीशियम का क्या हो जाता है? साइज छोटा हो जाता है। यस और नो? बोल भाई। यार ये समझ में आ रहा है? सबसे बाहर वाली सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है। दोबारा बता रहा हूं, छोड़ दे, ये समझ में क्या बोल रहा हूं। मेरी बात देख, इधर देख। सबसे बाहर ये एपिडर्मिस के सेल्स है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। थोड़े बड़े साइज के सेल्स हैं ये एंडोथीशियम के, ये रे। इन एंडोथीशियम के सेल्स पर सेलुलोज लगा होता है ऐसे इन दीवारों पर, जिससे क्या होता है? वो पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। अब मान लो पानी कम होगा तो इनके सेल का साइज छोटा हो जाएगा। जब पानी कम होगा तो इस सेल का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, पानी कम होने से सूख जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है? यहां गैप बन जाता है। देख ये जो सेल्स है ना बेटा, ये यहां गैप बन जाएगा। मान ले यहां सेलुलोज की ऐसे थिकनिंग थी, यहां पे, यहां पर थिकनिंग थी, तो जब पानी सूखा तो एक गैप बन जाएगा। तो जो ये यहां छेद बनता है ना, गैप बनता है, वो मेनली एंडोथीशियम की वजह से बनता है। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि जो एंडोथीशियम के ये सेल्स है ना, इनकी दीवारों पर सेलुलोज होता है जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इन सेल्स में से पानी कम होता है तो यहां पर वो गैप दिखने लगता है। मान ले ये दो सेल है, अगर इनका साइज छोटा हो जाएगा तो गैप नहीं बनेगा, बीच में बन जाएगा। तो वही चीज कह रहा हूं मैं।
तो हम यहां पर बोलते हैं सेलुलोज थिकनिंग होती है किसमें, एंडोथीशियम की वॉल पे। और क्या होगा, वेन एंथर ड्राई होता है, एंथर सूखता है, और आप हमेशा याद रखना कि जब एंथर सूखता है तभी पॉलन रिलीज होते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा जब एंथर सूखेगा तो क्या होगा बेटा, गैप क्रिएट हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा बिटवीन टू एंडोथीशियम सेल। और उससे क्या होगा, जिससे किसमें हेल्प मिलेगी, हेल्प इन डिहाइसेंस। किसमें हेल्प मिलेगी, डिहाइसेंस में मदद मिलेगी। डिहाइसेंस का मतलब होता है पॉलन रिलीज करने में। यहां तक समझ में आ रही है। हाँ, गैप कहां बनेगा, गैप कहां बनेगा, जहां पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। डिहाइसेंस क्या होता है बेटा, मेरी बात सुन, जैसे मान ले कोई चीज फटना, कोई चीज खुलना, उसे डिहाइसेंस कहते हैं। जैसे मूंगफली खुलती है तो वो लाइन पहले से होती है ना खुलने के लिए, यस। ऐसे ही क्या होता है, जहां लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है ना, वहां के एंडोथीशियम वाले सेल सूखने पे छोटे हो जाते हैं, उनके बीच में गैप बन जाता है दो सेल के बीच में, वहां से निकल जाएगा। यस, यस, ठीक है। अब तीसरी लेयर जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या करती है बेटा, ध्यान से इधर देखियो, इधर देख। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से देख क्या पूछूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान ले ये एंथर है, एंथर है, ये इसका फिलामेंट है। मान ले फिलामेंट ऐसे ऊपर तक होता तो एंथर का लोब यहां और यहां ऐसे जुड़ा होता, तो ये मुझे इसमें कैसे दिखता है, ऐसे कनेक्टिव दिखता है। ये वाला पॉइंट मुझे अगर ट्रांसफर सेक्शन काटूंगा तो ये वाला पॉइंट कैसे दिखेगा, कनेक्टिव्स की तरह से। तो होता क्या है कि मिडल लेयर, जैसे यहां से खाना अगर ऐसे जाएगा तो वो मिडल लेयर से होता हुआ टेपिटम में जाएगा, फिर इसको मिलेगा। मान लो इन सेल्स को खाना चाहिए तो कहां से आएगा, ये कनेक्टिव से किसमें जाएगा, मिडल लेयर में, फिर टेपिटम से ही। तो मिडल लेयर का काम होता है कि वो नरिशमेंट पास करता है किसको, टेपिटम को। मिडल लेयर का क्या काम होता है, वो नरिशमेंट पास करता है किसको, टेपिटम को। कहां से लेता है, कनेक्टिव से। तो मिडल लेयर क्या करती है बेटा, मिडल लेयर क्या करती है, पास करती है नरिशमेंट, नरिशमेंट टू टेपिटम। यस और नो, यस। और ये क्या हो जाती है, गेट यूज्ड अप, यूज्ड अप ड्यूरिंग, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है डेवलपमेंट, जब यंग एंथर मैच्योर में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू मैच्योर। यस और नो, यस और नो, बताइए यस और नो। मेरी बात सुनिए ध्यान से। मिडल लेयर का काम है कनेक्टिव से खाना लेकर अंदर देना टेपिटम को। एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी है, एनसीईआरटी ने कहा है कि बाहरी तीन लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस। मैंने अलग अलग रोल भी बता दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या करती है, कंबाइन रोल बता देती है तीनों का। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है, एनसीईआरटी कहती है बेटा कि हमारे पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड टेपिटम, इसका कंबाइन रोल कहती है एनसीईआरटी। क्या रोल है, रोल इज प्रोटेक्शन, बचाना पॉलन को, और डिहाइसेंस, किसमें मदद करना, उस एंथर को खोलने में मदद करना। लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें मेरी बात सुनो, नीट में क्वेश्चन आ जाए विच हेल्प इन डिहाइसेंस, ऐसे क्वेश्चन आ जाए और उसमें ऑप्शन हो एपिडर्मिस, बी मिडल लेयर, सी एंडोथीशियम, और डी आ जाए ऑल, तो मैं ऑल मार्क कर दूंगा। लेकिन अगर वो ऑल की जगह यहां टेपिटम लिख दे तो मुझे अगर इन तीनों में से एक को चुनना है या चारों में से एक को चुनना है तो फिर मैं एंडोथीशियम को लूंगा। समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन समझ में आया? कैसे आएगा क्वेश्चन, समझ में आया? यदि वो आपसे पूछे कि कौन सी परत डिहाइसेंस में मदद करती है तो एंडोथीशियम है,
लेकिन अगर वो तीनों का नाम देके ऑल लिख दे तो ऑल मार्क करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऑल दिया है। यस, मिडिल लेयर का काम होता है न्यूट्रिशन पास करना। ये कौन है? कबीर पिटाई खाएगा, कुछ भी लिख रहा है। मिडिल लेयर का ऑल क्यों होगा? अरे गधाराम, मैं कह रहा हूं कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपेटम, इनका रोल एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस, ये दोनों काम ये तीनों लेयर मिलके करती है। मैंने आपको अलग अलग भी समझा दिया। यदि क्वेश्चन में ऑल मिल जाए तो ऑल कर देना, लेकिन अगर यहां टेपेटम लिखा है तो इसका मतलब चारों में से कोई एक लेनी पड़ेगी ना, फिर एंडोथीसियम मार्क करेगा। अब कितनी बार समझाऊं? हाइपोडर्मल सेल्स कहां होते हैं? इसमें हाइपोडर्मिस नहीं है। एपिडर्मिस के नीचे वाले सेल्स का नाम ही एंडोथीसियम है। सर भूख लगी है, खा जा मुझे। हाँ खा जा, मुझे खा जा तू। हाँ चला जा, टेपेटम की बात करेंगे। टेपेटम की बात कर रहे हैं। हाँ तो ऑफलाइन में नहीं है। कह रहे मम्मी ऐसे बोलती है, तो क्या बोलेंगे तुझे पेरेंट्स? टेपेटम देख क्या होता है, सुन ध्यान सुन। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर है किसकी? ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट लेयर है। अब सुन ध्यान से, टेपेटम कैसे दिखती है देख। ये तेरे पास टेपेटम के सेल्स हैं, ये ऐसे टेपेटम के सेल्स हैं, सिंगल लेयर होती है टेपेटम। इस तरीके से टेपेटम के सेल्स हैं। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि टेपेटम में कहीं कहीं पर बाई न्यूक्लिएट होता है, कहीं कहीं पर कई न्यूक्लियस होते हैं। एक भी हो सकता है ना, कैन बी बाई न्यूक्लिएट, सिंगल भी हो सकता है। इसका साइटोप, ये न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा डेंस होता है। डेंस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म डेंस का क्या मतलब? ये बहुत एक्टिव होती है। आप हमेशा याद रखो, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि वो लेयर बहुत एक्टिव है। एक्टिव मतलब काफी ज्यादा काम कर रही है। तो टेपेटम के बारे में मैं अगर अगर फीचर की बात करूं तो टेपेटम जो होती है सबसे पहले बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। यस और नो? यस। दूसरा, उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है। यस, ठीक है। अब देखो टेपेटम कैसे काम करती है। अच्छा यहां कौन से सेल्स अंदर, यहां कौन से सेल्स हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, और सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है। इसका मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है अंदर जो है। अब देखो टेपेटम कैसे काम करती है, टेपेटम का रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ टेपेटम, सबसे पहले ये लेयर कौन सी है? स्पोरोजिनस टिश्यू, इससे पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ये क्या करती है? नरिशमेंट देती है। ये क्या देगी? प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। आप में से कितने बच्चों को यह याद है कि यार जो ब्रायोफाइट था उसमें गेमेटोफाइट ग्रीन था, यहां गेमेटोफाइट का नाम पॉलन ग्रेन है। गेमेटोफाइट एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो डिपेंडेंट है, एंथर के अंदर है। तो क्या उसे खाने की जरूरत होगी? हाँ होगी। तो जब डेवलपिंग पॉलन पॉलन डेवलप कर रहा था, वहां पर नरिशमेंट देने का काम किसका था? टेपेटम का। मतलब उसको खाना देना पड़ेगा क्योंकि गेमेटोफाइट डिपेंडेंट है। पॉलन इज नथिंग बट, पॉलन क्या है बेटा? एक गेमेटोफाइट है। तो गेमेटोफाइट अगर डिपेंडेंट है तो उसे खाना चाहिए। हाँ सर खाना चाहिए। वो खाना कौन देगा? वो खाना देगा कौन? वो खाना कौन देगा बेटा? टेपेटम देगी। तो टेपेटम वाली जो ये लेयर है जिसे हम टेपेटम कह रहे हैं, जब स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन बनता है तो ये उसको क्या देती है? नरिशमेंट देती है।
ठीक है, मैं 2-3 रोल लिख रहा हूं, इनको समझाऊंगा। ये प्रोड्यूस करती है एग्जाइम। क्या प्रोड्यूस करती है? एग्जाइम। एग्जाइम। एग्जाइम में कौन सा केमिकल? स्पोरोपोलेनिन। तीसरा स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल अराउंड पॉलन, जिसका नाम है पॉलन किट। जिसका नाम क्या है? पॉलन किट। पॉलन किट नाम है, किट किट किट। किसके लिए? इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। इंसेक्ट के पैर में जो चीज चिपकती है वो केमिकल भी टेपिटम बनाती है। और एक रोल और लिख सकता हूं, प्रोड्यूस कैलेज एंजाइम। अब ये कैलेज एंजाइम क्या है, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। बहुत ध्यान से समझेंगे तो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। मैं इस रोल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो यहां लिखे हैं, सही है, उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसका मतलब आप बी सी डी पॉइंट नहीं पूछ सकते मेरे से, पहले वेट करो, मैं पूरा समझा दूं तो आपको चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आ जाएंगी। 1 मिनट देख लो, इधर देख बेटा। मेरे पास ये सेल्स हैं, इनका नाम स्पोरोजिनस टिश्यू है। इन सेल्स का नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन बच्चा बताएगा स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? पता भाई, स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर डिप्लॉइड है। यस। क्या इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए? हां सर, इनके बीच में कनेक्शन होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की, आपस में बात करते हैं। बात क्यों करते हैं? क्योंकि बात इसलिए करते हैं बेटा, क्योंकि इन सबको साथ में कुछ डेवलप करना होता है। ये आपस में कनेक्शंस होते हैं, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके कनेक्शन टूट जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है कैलोज। तो कैलोज डेवलप करता है, ठीक है, डेवलप अराउंड सेल। उससे क्या होता है? ये सेल्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ये एक दूसरे से ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, इनके बीच के कनेक्शन टूट जाते हैं, अलग अलग हो गए, क्योंकि इनके बाहर मैंने एक केमिकल डिपॉजिट करवा दिया, उसका नाम कैलोज है, जिसकी वजह से इनके बाहर इनका क्या टूट गया? इनका कनेक्शन टूट गया। क्या टूट गया? कनेक्शन टूट गया। तो ये मैंने क्या किया, मेरी बात सुने ध्यान से, मैंने ये केमिकल लगा दिया कैलोज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल्स के बीच में आपस में कनेक्शन था, उसको तोड़ने के लिए उसके सेल के चारों तरफ मैंने एक कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, उसका नाम कैलोज है। क्या नाम है? कैलोज। अब इस सेल का नाम, इस हर एक सेल का नाम आप रख दो पॉलन मदर सेल। क्या नाम रखोगे? पॉलन मदर सेल। इसकी मियोसिस हो सकती है। इसकी क्या हो सकती है? मियोसिस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पोरोजिनस टिश्यू में 200 सेल हैं, हर सेल की मियोसिस हो सकती है। तो हर एक सेल पॉलन मदर सेल है। पॉलन मदर सेल वो सेल होता है जिसके बाहर कैलोज आ जाए और वो अलग हो जाए मियोसिस करने के लिए। नाउ हमारे पास क्या होगा? मियोसिस होगी किसमें? मियोसिस अकर इन पॉलन मदर सेल। टीएमसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलन मदर सेल। यस, मियोसिस होगी। मान लो एक सेल की मैंने मियोसिस कर दी, तो मुझे बता पॉलन मदर सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर डिप्लॉइड है। मियोसिस करने के बाद इस सेल में, ये वाला सेल मैं ले लेता हूं, इससे 4 मेरे पास क्या बन जाएंगे? स्पोर। 4 क्या बन गए? स्पोर बन गए। मेरी बात सुनो, 4 क्या बन गए? हैप्लॉइड स्पोर। और ये स्पोर छोटे हैं साइज में, इन्हें हमने नाम दिया माइक्रोस्पोर। क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोर। पर खास बात क्या है, वो जो कैलोज था ना, वो अभी भी इन्हें सराउंड कर रहा होगा। मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैलोज है, ये कैलोज डाइजेस्ट हो जाए। कैलोज केमिकल है। अब क्या होगा? टेपिटम एंजाइम रिलीज करेगा कैलेज। टेपिटम क्या रिलीज करेगा? कैलेज। तो टेपिटम ने क्या रिलीज किया? रिलीज कर देगा कैलेज। कैलेज क्या है? एंजाइम कैलोज को डाइजेस्ट करेगा।
जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता प्रोटीएज, उससे क्या हो जाएंगे, ये सारे सेल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है बेटा, ये हैप्लॉइड हैं, ये वाले सेल हैप्लॉइड हैं, क्योंकि किसके बाद बने, मियोसिस के। यस, अब ये सेल अलग अलग हो गए। हर एक सेल, ईच सेल किसमें डेवलप होगा, डेवलप इनटू पोलन। ऐसे ये देख, हर एक सेल इस तरीके से पोलन ग्रेन बनाएगा। ऐसे 4 मान लो मैंने पोलन बना दिया, ऐसे इस तरीके से पोलन बनाएगा। ठीक है, ये इसकी, इधर देख बेटा, ये ऐसे, और यहां पर बाहर एक लेयर बन गई है, ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, पोलन बन जाएगा। ये पोलन बन गया। मेरी बात ध्यान से सुनियो, ये क्या है सर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यस, ये क्या है, इसको इंटाइन कहते हैं। यस, इसको कहते हैं एक्साइन। तो टेपेटम ने 2 चीजें बनाई थी, एक कैलेज एंजाइम इसको तोड़ने के लिए ताकि ये सेल अलग हो सके, और दूसरा जो ये एक्साइन है ना, इसका केमिकल भी किसने बनाया, टेपेटम ने। और ये क्या बन गया बेटा, ये पोलन बन गया। पोलन का एक और नाम क्या है, मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम है बेटा, मेल गैमेटोफाइट। देख फिर से मैंने यहां क्या लिखा है, मैंने लिखा है ये नरिशमेंट देगा डेवलपिंग पोलन को। तो डेवलपिंग पोलन को जो भी एंजाइम और जो भी ये परत वगैरह, लेयर वगैरह चाहिए, ये एंजाइम, ये टेपेटम बनाता है। टेपेटम क्या प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा केमिकल जो पोलन ग्रेन के चारों तरफ हो, जिससे वो पैर पे चिपक सके। उसके अलावा वो क्या बनाता है, एक्साइन बनाता है और कैलेज एंजाइम बनाता है। आया कुछ समझ में, बोल बेटा, आया कुछ समझ में। कैलेज एंड, मेरी बात समझ, मेरी तरफ देख ध्यान से, ये खूब सारे सेल हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू, ये आपस में ऐसे चिपके चिपके से है। इनको आपस में अलग करने के लिए मैंने क्या किया, कैलोज लगा दिया। अब ये अलग हो गए। हर एक सेल पोलन मदर सेल है, इसकी मियोसिस करके 4 सेल बनाऊंगा। वो चारों सेल क्या है, माइक्रोस्पोर है, पर उसके बाहर एक परत है ना कैलोज की, उसको डाइजेस्ट करूंगा तभी तो अलग अलग पोलन बनेंगे। अब जब अलग अलग पोलन मैंने बनाया, अलग अलग पोलन बनाए, ईच सेल डेवलप इनटू पोलन। हर एक सेल किसमें डेवलप होगा, पोलन में, ये भी पोलन बनेगा। तो उसमें 3 परत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटाइन, एक्साइन। ये एक्साइन टेपेटम बनाता है। ये एक्साइन कौन बनाता है, टेपेटम। अब मुझे एक चीज बताओ, ये माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये कौन सी जनरेशन है, गैमेटोफिटिक। हैप्लॉइड होने के बाद कौन सी जनरेशन होगी, गैमेटोफिटिक। यस, बोलो, यस, यस, नोट कर जल्दी से बेटा। एनाटॉमी में जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक बार नोट्स रिवाइज करके जो असाइनमेंट दिया है ना, उसको सॉल्व कर, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। जल्दी कर बेटा। हो गया बेटा, ये वाला लिख लो जल्दी से, ये वाला लिख लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये वाला लिख लो।
लिख लिया? पॉलन किट समझ में आया है? इंसेक्ट के पैर में पॉलन चिपकता नहीं है, सारे प्लांट का नहीं चिपकता, विंड पॉलिनेशन वाला नहीं चिपकता। ये वाला और बना लो जल्दी से, फिर करते हैं आगे। प्रोटेक्शन वाला रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है बच्चे? तीनों लेयर प्रोटेक्शन नहीं करती। अच्छा, लिखा तो है एनसीईआरटी में शायद, मैं तो वही पढ़ा रहा हूं है, कई साल से वही पढ़ा रहा हूं, पता नहीं मुझे तो नहीं मिला रॉन्ग। फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस, ये लिखा हुआ। कौन सी आउटर थ्री लेयर? आउटर थ्री लेयर कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर्स। लेयर्स मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अच्छा मैंने टेपिटम लिख दिया तो उसको ठीक कर ले। अच्छा, तो इसको ठीक कर लेना बेटा, इसको ठीक कर ले। मैंने आउटर लेयर लिखा है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर, किस में हेल्प करेगा? हाँ, वो लिखने की मिस्टेक है बच्चे। यस, हाँ ठीक है, नोट कर लो, इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हाँ इतना लिख लो, कल पढ़ेंगे, अब थक गया मैं आज, कल करते हैं। और कल थोड़ी देर तक पढ़ेंगे। कितनी देर तक पढ़ेंगे कल? 3:15 तक, ठीक है। हाँ ठीक है, डोपा मिलेगा आज नहीं, कल से। डोपा कल से मिलेगा इसका। आज आप एनाटॉमी सॉल्व करो पहले, आज सारे बच्चे एनाटॉमी सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड करता हूं पहले मैं क्लास के बाद। यस, हाँ जो मैंने 103 क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन डलवा दूंगा। कहां पर आएगा? जहां पर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर वाला ऑप्शन आता है वहां पर। हाँ, एनाटॉमी में डलवाऊंगा। यस, कुछ बात कर लो, मैं बात कर लेता हूं। मैं आपको एक चीज और बोलता हूं बेटा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, बार बार। आप में से जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। आपने अगर अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है, ले लो, वो आपके बेनिफिट की थी। मैं डायरेक्टली कभी नहीं बोलता, रीजन क्या है कि आप टेस्ट दे ही नहीं रहे हो। अगर दे रहे, मान लो आ, आपको देना चाहिए, हाँ देना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बैचेस परचेज करते हैं, उसकी जगह हमने जो इन्फिनिटी का ऑप्शन था वो भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात क्या है बेटा कि आपको क्या रहता है कि जब टाइम वेस्ट कर देते हो ना, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे होता था। मान लो बोर्ड का एग्जाम आ गया, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं आज, फिजिक्स के लिए मैंने रखे 8 दिन, 12th की बात बता रहा हूं कि 8 दिन में पूरी फिजिक्स एक बार रिवाइज कर लेनी है। बढ़िया रिवाइज कर रहे हैं, 6 दिन हो गए, 6 दिन में हमने मान लो 70% चैप्टर कर लिए। 7वें दिन में हमने लगभग पूरा सिलेबस हो गया, लेकिन उसको 2 बार रिवाइज करना था, तो 8वें दिन तक चला गया पूरा सिलेबस। फिर मन में आ रहा था यार, अगर काश 2 दिन मिल जाते, अगर काश 2 दिन मिल जाते तो मैं और ज्यादा कुछ कर लेता, ऐसा लगता है। ऐसे ही क्या होगा जब तुम नीट के लिए रिवाइज कर रहे होगे ना, आखिरी 1-2 महीने में तुम्हें लग रहा होगा काश 1 दिन और मिल जाता, काश 2 दिन 2 घंटे और मिल जाते। ये क्यों? क्योंकि तुम आज वेस्ट कर रहे हो, तुम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। यस, तो अभी भी जब जैसे क्लास खत्म हुई है, इधर उधर नाचने गाने की बजाय चुपचाप खाना खाओ, रेस्ट करो, फिर से पढ़ो। ये लंबी लड़ाई है यार, ऐसे नहीं जीती जाएगी। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐप में टेस्ट होगा बेटा, ऐप में आपके नॉर्मल टेस्ट चल रहे हैं, वो चलेंगे। मैंने आपको जो बताया, कल एक टेस्ट है 10 तारीख को जो, और फिर 24 का भी सिलेबस दे दिया। लेकिन अगर कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस लेवल पे हमने उसको मेहनत से बनाया, वो मतलब अलग ही काफी कोशिश की है उसके लिए, ठीक है। और वो आपके लिए बनाया, ठीक है। चलिए मिलते हैं। और वैसे भी हम 1-2 दिन में उसको बंद भी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। 1-2 दिन में जो अगर कुछ नया लेके नहीं आए तो अभी क्लोज कर देंगे, क्योंकि खत्म होने वाली है वो, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने पैकेज बंद कर दिए। स्टडी मटेरियल मेरे ख्याल से अब स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, जितने हमने प्रिंट कराए थे वो फिनिश हो गए, अब हमने वो बंद ही कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में उसको अपग्रेड कर रहे हैं, वो चेंजेस ला रहे हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर करेंगे, ठीक है। बाय। यस, हाँ आज और कल ही, शायद कल के बाद हम एनबीटीएस क्लोज करें। हाँ, फेज 3 बेटा देखेंगे लाना है कि नहीं, लेकिन उससे पहले इसको क्लोज कर देंगे, और हो सकता है प्राइस इंक्रीज भी करें, ठीक है। यस।